आईपीओ फुली सब्सक्राइब है और सारे सेक्शंस में काफी अच्छी सब्सक्रिप्शन दिखी गई है। इनकी दो सबसे मेजर पोर्शन सेल आती है भुजिया से। देखो, जो कंपनी एक ही प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है ना, वो कंपनी मेरे लिए बहुत रिस्की होती है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये कंपनी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो कि टोटल 6% शेयर है इसका अनऑर्गेनाइज्ड एफएमसीजी सेक्टर में, जो काफी ज्यादा बड़ा है। इस कंपनी की सेल्स भी बहुत अच्छी हैं और प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स भी अच्छी हैं, बट इस साल कुछ नेगेटिव प्रॉफिट फिगर्स दिखाई गई है। जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी के वो काफी बढ़े हैं। आईपीओ काफी अच्छा रहा है और ग्रे मार्केट प्राइस भी काफी अच्छा रहा है कंपनी का। तो कंपनी थर्ड लार्जेस्ट स्नैक कंपनी है इंडिया में और इनके कॉम्पिटिटर्स हैं हल्दीराम, जो कि इनके फैमिली मेंबर्स भी हैं। और ये कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क है ना, वो कहते हैं कि इस कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से क्या होता है, आपकी जो सेल है ना वो आसानी से हो सकती है। और जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनका इस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो काफी तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, जैसे भुजिया, नमकीन, पैकेज स्वीट्स। कंपनी की ओवरऑल 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में और इनकी जो प्रोडक्शन है वो काफी बड़ी है, 20-25 हजार टन के मतलब प्रोडक्शन लाइन है ईच प्रोडक्ट की। अगर कहते हैं कि कंपनी स्वीट्स पर भी बहुत डील करती है, देखा जाता है कि 24,000 टन जो रसगुल्ले बनाते हैं। और आप सोचो, जो कंपनी के पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है चीजें बनाने की, उनकी सेल भी अच्छी होगी। कंपनी और भी स्वीट्स बनाती है, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा लाइट स्वीट प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी की पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है और जिसमें से 6 डिपोज आते हैं। इससे क्या होता है, ये आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को माल बेचते हैं, रिटेलर्स कंज्यूमर को माल बेचते हैं। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क है वो काफी पुराना और काफी वाइड है, जिससे कि ये कम से कम 1000 करोड़ की सेल कर पा रहे हैं। कंपनी के पास 416 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 1956 इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिससे कि अपने माल बेच सकती है। और अपने जो गुडविल है कंपनी की इतनी अच्छी है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का माल रखने के लिए काफी खुश है। कंपनी की सेल्स पहले 2020 में 1000 करोड़ के लगभग थी, बट 2022 में इनकी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ी है। बट देखा जा रहा है 21 से 22 अगर आप कंपेयर करते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। 90 करोड़ की प्रॉफिट से सीधे 76 करोड़ के प्रॉफिट फिगर्स में आ गए। दैट मीन्स कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हुई है। देखो, प्रॉफिटेबिलिटी के 2-3 रीजन हो सकते हैं। कंपनी का इंटरेस्ट मार्जिन, कंपनी के पास डेट है, कंपनी के जो डेट इक्विटी रेशियोज है जो कि और एफएमसीजी सेक्टर से काफी ज्यादा है। और एचयूएल, प्रताप फूड्स, जिनकी भी आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे ना, तो आपको डेट इक्विटी रेशियोज इतनी ज्यादा नहीं दिखाई देंगी। बट मेरे हिसाब से जो नेट प्रॉफिट फिगर्स कम हुई है ना, ये इंटरेस्ट बर्डन से इतना ज्यादा नहीं है। ये जो कि कॉस्ट बढ़ी है, जो इनका रॉ मटेरियल है, ये कॉस्ट काफी बढ़ी है। आप सबको पता है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो ऑयल है सबसे ज्यादा यूज होता है इस प्रोडक्ट लाइन में, क्योंकि फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो ऑयल के बढ़ने से इनको काफी ज्यादा इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ा है, वो मेजर फर्क पड़ा है रॉ मटेरियल के प्राइसेस से बढ़ने से। देखो, काफी चीजें हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक है इस कंपनी में। कभी भी आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आप दोनों चीजें देखनी चाहिए, पॉजिटिव्स कैसे हैं और नेगेटिव्स कैसे हैं। पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव ज्यादा है। जिस कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा होते हैं उसका हमें आईपीओ परचेज करना चाहिए। इस कंपनी के जो आईपीओ परचेज कर रहे हैं ना, वो भी कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर्स नहीं है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। और कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं ना, कुछ ज्यादा शेयर नहीं बेच रहे, सिर्फ 7 आफ्टर पोस्ट मतलब आईपीओ के होने के बाद इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 70 से अबव ही रहने वाला है। तो बेसिकली आईपीओ जो प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनको एग्जिट का रास्ता दिखाने के लिए किया गया। तो देखो, सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न है
कि कंपनी ने ना जो एक्सपेंस किया ना, जो रॉ मटेरियल एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और एफएमसीजी सेक्टर में ना सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है रॉ मटेरियल खरीदने का और उसको बनाने का। तो इसमें बनाने में खर्चा क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े। कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है और अदर एक्सपेंसेस है जैसे एडवर्टाइजमेंट और लीगल कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है। कुछ केसेस हैं जो कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन किए हैं, शायद 23 मिलियन रुपीस के केसेस हैं जो कि कंपनी के प्रमोटर के अगेंस्ट है, जो कि काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। कभी भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि कंपनी का स्ट्रेंथ्स क्या है और कंपनी की वीकनेसेस क्या है। इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स भी बहुत अच्छी है और वीकनेसेस भी है इस कंपनी में। तो एबिटा मार्जिन में काफ़ी फर्क आया है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी की कॉस्ट बढ़ी है। कंपनी का जो कैश फ्लोज है ना, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, वो भी काफ़ी कम हुए हैं। सबसे घटिया चीज़ जो इस कंपनी के बारे में मुझे लगा कि कंपनी की जो कैश फ्लोज है ना वो नेगेटिव है। हो सकता है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट इतनी करी है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का पैसा सारा इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में चले गया हो। कंपनी की 3 मेजर सेगमेंट्स हैं, सेवरी स्नैक्स, इंडियन स्वीट्स और पापड़, जिसके ये इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। इनको ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, सेवरी सेक्टर जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी बड़ा है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के प्लेयर हैं इनको काफी कंपटीशन दे सकते हैं, जैसे एचयूएल और नेस्ले, क्योंकि उनकी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क इनसे बड़ा है और ये ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि किसी भी कंपनी के लिए बनाना मुश्किल नहीं है। कंपनीज की जो सबसे अच्छी बात मानी जाती है कि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं ऑल अराउंड इंडिया है। जब भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डाइवर्स होती है, पूरे इंडिया में हो सकती है, तो आप हर जहां भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स को इजीली इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो। और सबसे सही बात है कि जब प्रोडक्शन यूनिट्स ही डाइवर्स होंगी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी माल टाइम पे पहुंचेगा। माल टाइम पे पहुंचता है तो उससे क्या होता है कि कंपनी की जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ना वो काफी स्पीड में बढ़ जाती है। कंपनी जल्दी से जल्दी पैसा कमा पाती है और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी है वो काफी अच्छी रहती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्किल लॉजिस्टिक के द्वारा मैं आपको एक स्टॉक मार्केट की नॉलेज देना चाहता हूँ और हम सीएफए की नॉलेज भी देते हैं। तो हमारा मेन पर्पस है कि आपको बताना कि स्टॉक मार्केट्स में कौन कौन से स्टॉक्स में आपको शेयर्स परचेज करने चाहिए, कौन से सेल करने चाहिए और कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि हमारे कंटेंट को आप कितनी अच्छी तरीके से पसंद कर रहे हैं और इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम और कंटेंट बनाएं, जिससे कि जितने भी इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए।